गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सर वो तो हो जाएगा आपको फिर से बोलना नहीं, पड़ा। आपको सर अच्छा, शुरू करें। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या देखा था? पेनिनसुलर इंडिया देखा था। ठीक है, आई होप उसके जो मेन क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने करने की कोशिश की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर था तो वो था वेस्टर्न घाट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? वेस्टर्न घाट। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका हर साल उससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमने कोशिश की कि ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन बन जाए और मेजर मेजर पार्ट हमने उस टॉपिक का पढ़ने की कोशिश की है। आज हमारा लास्ट टॉपिक बचता है पेनिनसुलर इंडिया को लेके। बेसिकली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बट इट इज अ पार्ट ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो भौतिक विभाजन है ये उसका पार्ट है, जिसको हम प्यार से हिंदी में आइलैंड कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? द्वीप या द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह के लिए इंग्लिश में वर्ड है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया में 3 टाइप के आइलैंड्स हैं। कितने टाइप के आइलैंड है? 3 टाइप के आइलैंड। बेसिकली अगर आप बांटना चाहो तो 2 टाइप में भी बांट सकते हो, मेजर आइलैंड्स एंड माइनर आइलैंड्स। ठीक है, मेजर आइलैंड्स एंड माइनर आइलैंड्स। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और, क्योंकि मेजर माइनर से अच्छा है हम इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़े। सबसे पहला है हमारा ओशियनिक आइलैंड्स, जिसको हम प्यार से हिंदी में क्या कहते हैं? सागरीय द्वीप। क्या कहते हैं? सागरीय द्वीप। ठीक है, जो पहला हमारा आइलैंड है वो क्या है? सागरीय द्वीप। दूसरा जो हमारा आइलैंड है उसको हम बोलते हैं डेल्टाई द्वीप। क्या बोलते हैं? डेल्टाई द्वीप। क्या बोलते हैं? डेल्टाई द्वीप। ठीक है, आइलैंड समझते हैं ना सभी? ऐसा जमीन का छोटा हिस्सा जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से, जल से घिरा हो। ठीक है, छोटा। बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंट। क्या हो जाएगा? महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरी बात, अब यहां पे जल से घिरा है। कौन सा जल है ये जरूरी नहीं है, ओशनिक वाटर भी हो सकता है, रिवर वाटर भी हो सकता है, इसलिए हम यहां पर नदी द्वीप भी काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसलिए हमारे पास जो आइलैंड है वो कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का हो गया। कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का। इसमें हम सबसे पहले सागरीय द्वीप पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? सागरीय द्वीप। उसके बाद हम पढ़ने वाले डेल्टाई द्वीप। कौन से पढ़ने वाले? डेल्टाई द्वीप। और एकमात्र नदी द्वीप हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, माजुली। ठीक है, मोंजुली का नहीं, माजुली। ठीक है, चलिए सागरीय द्वीप में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मैप से देखेंगे। ठीक है, मैप से इन द सेंस की सबसे पहले हम लिख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि टोटल कितने आइलैंड्स हैं इस ग्रुप में, तो एग्जैक्ट बता पाना अभी भी मुश्किल है, लेकिन हम कह देते हैं 572 प्लस। कितने हैं? 572 प्लस। अगर बाय चांस एग्जाम में आता है कि कितने हैं तो 572 करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? 570 के अप्रोक्सी आपको कोई ऑप्शन मिलेगा और आप उसी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है शुरू कहां से होता है। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो एक आइलैंड है यहां पे छोटा सा। इस आइलैंड को हम कहते हैं कोको आइलैंड। क्या कहते हैं? कोको आइलैंड। क्या कहते हैं? कोको आइलैंड। ठीक है, ये जो कोको आइलैंड है इसको भारत ने म्यांमार को क्या कर दिया है? गिफ्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? गिफ्ट कर दिया है। भारत ने किसको गिफ्ट कर दिया है? म्यांमार को। म्यांमार की कैपिटल? पुराना नाम तो बर्मा नेपेट्यू। ठीक है, अब ऑप्शन इतना हमारे पास आज समय नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद चालू होता है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या शुरू होता है? अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या शुरू होता है? अंडमान निकोबार आइलैंड। तो बेसिकली ये 2 स्थल खंडों को अलग कर रहा है, तो बीच में क्या होगी? स्ट्रेट जल संधि होगी। क्या होगी? जल संधि। तो इस जल संधि का कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, तो इस जल संधि को हम क्या कहते हैं? कोको जल संधि या कोको स्ट्रेट। क्या कहते हैं? कोको जल संधि या कोको स्ट्रेट। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है हमारा अंडमान।
अंडमान निकोबार पूरा शुरू हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ अंडमान की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अंडमान। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो अंडमान है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न अंडमान, उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। बात को ध्यान से समझते जाना। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। इतनी बात समझ में आ गई? नॉर्दर्न अंडमान। इस नॉर्दर्न अंडमान का भी जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है उसका नाम पूछा जाता है। ये जो नॉर्दर्न अंडमान है ना, इस नॉर्दर्न अंडमान का ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो आइलैंड, ये उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी भाग है। मतलब हम कह सकते हैं कि जहां से हमारा क्या शुरू होता है? अंडमान निकोबार आइलैंड शुरू होता है। क्या शुरू होता है? अंडमान निकोबार आइलैंड शुरू होता है, और इसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड। क्या नाम है इसका? लैंडफॉल आइलैंड। ठीक है, याद रखना, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार ग्रुप समूह की उत्तरी अवस्थिति में सबसे पहला द्वीप कौन सा आता है? कौन सा आता है? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा आता है? लैंडफॉल द्वीप। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। क्लियर है यहां तक? ये जो उत्तरी अंडमान है, इसके उत्तर में यहां पे एक और आइलैंड है। बेसिकली देखो, मैंने एक चीज नहीं बताई, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि ये बने कैसे हैं। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये बने कैसे हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप लोगों को एक सिंपल सा टर्म अभी समझने के लिए चाहिए, तो आप कह सकते हो कि ये सभी ज्वालामुखी द्वीप है, वॉल्केनिक आइलैंड से। क्या है? वॉल्केनिक आइलैंड से, या फिर ये हिमालय के ही भाग है। बात समझ में आ गई? ये दोनों चीजें इसके पीछे चलती है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये जो द्वीप समूह है भारत में, ये ज्वालामुखी द्वीप समूह का एग्जांपल है। वॉल्केनिक इरप्शन, अंदर से जब लावा निकलता है और वो इकट्ठा होते होते सतह पे, समुद्र तल के ऊपर आ जाता है, तो उससे ज्वालामुखी द्वीप समूह का निर्माण होता है। तो ये ज्वालामुखी द्वीप समूह का भी एग्जांपल है। इतनी बात समझ में आ गई? इसी ज्वालामुखी द्वीप समूह में यहां पे हमारा एक ज्वालामुखी पड़ता है जिसका नाम है नारकोंडम। बात समझ में आ गई? क्या नाम है इसका? नारकोंडम। ठीक है, क्यों याद रखना है ये किस प्रकार का? तो बेसिकली अगर हम ज्वालामुखी उद्गार के हिसाब से देखिए, इरप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम वॉल्केनो की बात करें कि कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और डेड। मतलब सक्रिय, सुषुप्त और मृत, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो उनमें से ये एक जो ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त या जिसको सुषुप्त बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सुषुप्त। ठीक है, गलत लिखा है मैंने हिंदी में। ठीक है, सुषुप्त किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सुषुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है। ये क्या होता है सुषुप्त? तो इसका मतलब होता है जो निकट अतीत में, मतलब पास्ट में, जो थोड़े टाइम पहले, जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ हो, लेकिन हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? डोरमेंट या सुषुप्त ज्वालामुखी, या प्रषुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रषुप्त भी कहते हैं। एक चीज और बनती है कि क्या ये शुरू से ही सुषुप्त है? नहीं, ये पहले मृत ज्वालामुखी हुआ करता था, डेड वॉल्केनो हुआ करता था। कैसा ज्वालामुखी हुआ करता था? मृत ज्वालामुखी। तो ये अचानक से सुषुप्त कैसे हो गया? तो 2004 में यहां पे सुनामी आई थी। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और बता देता हूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत की प्लेट के अंतिम छोर पर स्थित है। जो भारतीय प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जो भारतीय प्लेट आप बताते हो, उसके बाद में बर्मा प्लेट आ जाती है, इस साइड आप देखते हो। इसी के जस्ट सहारे 90 ईस्ट रीज है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे क्या है, अभी इतना समझ ले कि हमने ऐसा पढ़ा, ऐसा मान के चलो आप लोग। ठीक है, ये क्या है? 90 ईस्ट रीज, और बेसिकली ये मतलब एक बॉर्डर का काम कर रहे हैं, सीमा का काम कर रहे हैं प्लेटों के बीच में। तो प्लेटों के बीच में सीमा का काम कर रहे हैं, तो यहां पे ज्वालामुखी होना स्वाभाविक सी बात है। जापान के साथ भी तो यही होता है। जापान में क्यों इतने ज्यादा ज्वालामुखी? क्योंकि प्लेटों के किनारे हैं। प्लेटों के क्या है? बहुत ज्यादा किनारे हैं, इसलिए हम वहां पे बहुत सारे ज्वालामुखी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ठीक है, तो वैसे ही यही रीजन है कि यहाँ पे ज्वालामुखी है। लेकिन जब प्लेट में हलचल हुई, सुनामी आई, तो उसके कारण ये, इसमें निकट अतीत में कभी भी उद्गार नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसी कंडीशन बन गई है कि यहाँ पे कभी भी उद्गार हो सकता है। इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है? सुषुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है। क्लियर है यहां तक सभी को? इसी उत्तरी अंडमान में यहां पर एक चोटी है। चोटी समझते हो? माउंटेन पीक है। यहां पर माउंटेन भी है, ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी पर्वत भी बनेंगे। अगर ये हिमालय का भाग बने तो हिमालय की जैसे इसमें फोल्डिंग भी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? ठीक है, तो यहां की जो सबसे ऊंची चोटी, पूरे अंडमान की बात कर रहा हूं मैं, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा हूं,
ठीक है। अगर उसने आपसे पूछ लिया कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, तो वो भी यही है, और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है इसका? सैडल पीक। उसका नाम क्या है? सैडल पीक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? सैडल पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैडल पीक कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा मिडिल अंडमान। क्या आता है? मिडिल अंडमान। यहां पे आप देखते हो तो यहां पे क्या है? ये मिडिल अंडमान है। इसके लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, भारत में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे 572 ये है, और भी आपको 36 38 कहीं और देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं, और भी तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। उन सभी में से सबसे बड़ा द्वीप अगर कोई सा है भारत का, तो उसको हम कहते हैं मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान। भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? मध्य अंडमान। बात समझ में आ रही? पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत का है, तो इसका मतलब है कि ये अंडमान निकोबार का भी सबसे बड़ा द्वीप समूह होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये जो है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सॉरी द्वीप है। क्या है? द्वीप है। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? इसी साउथ अंडमान, इसी नॉर्थ अंडमान के यहां पर देखो, ये नॉर्थ अंडमान है, और ये कौन सी साइड है इसकी? ईस्ट। कौन सी है? ईस्ट। तो इसके ईस्ट में एक और आपको द्वीप देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं बैरन द्वीप। क्या कहते हैं? बैरन द्वीप। इसी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी है। सर दो ज्वालामुखी हो गए यहां पे? हाँ, यहां पे 2 ज्वालामुखी है, और ये वाला जो ज्वालामुखी है, इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये 3 कैटेगरी बताई थी मैंने अभी आपको। कितनी कैटेगरी बताई थी? 3। उसमें से कौन सी कैटेगरी का है? सक्रिय कैटेगरी का है। सक्रिय मतलब यहां से अभी अभी जो है, मतलब रेगुलरली एक टाइम पीरियड में यहां पे ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं भी हो तो यहां से गैसेस निकलती रहती है। ठीक है, यहां से धुआं निकलता रहता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन आइलैंड। कौन सा है? बैरन आइलैंड। मतलब उस आइलैंड का नाम है बैरन, और जो ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद में जो हमारा अगला है द्वीप, उसको हम कहते हैं दक्षिणी अंडमान। क्या कहते हैं? दक्षिणी अंडमान। मतलब यहां से हमारा क्या शुरू हो गया? दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान शुरू हो गया। अभी हम निकोबार पे नहीं पहुंचे, अभी हम कहां पर है? अंडमान पर है। कहां पर है? अंडमान पर है। ठीक है, इसी दक्षिणी अंडमान में एक चीज याद रखनी है कि इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है, इसका नाम चेंज हो गया है अभी, क्या नाम रखा गया है इसका? जल्दी बताओ। श्री विजयपुरम। ठीक है, याद रखना इसका। ठीक है, तो ये जो है ये कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और द्वीप है जिसको हम कहते हैं हैवलॉक द्वीप। अगर आप लोग अंडमान निकोबार घूमने जाते हो तो पोर्ट ब्लेयर लैंड करोगे, आप डायरेक्ट वाया फ्लाइट ही जाओगे या बाई शिप जाओगे? ठीक है, तो वाया फ्लाइट जब आप जाओगे तो पोर्ट ब्लेयर से अगर आपको घूमने जाना है तो सबसे बेहतरीन जगह जो है वो है हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, इस हैवलॉक आइलैंड को भारत में सबसे अच्छी जगहों में से अच्छा माना जाता है, मतलब घूमने के हिसाब से। ठीक है, इसको हैवलॉक आइलैंड्स को। ठीक है, यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसके जस्ट बाद में एक जगह है, एक लंबा चौड़ा पानी का गैप है, इसके नीचे लिटिल अंडमान है। क्या है? लिटिल अंडमान। मतलब जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? लघु अंडमान। क्या है? लघु अंडमान। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्या नाम है इसका? लघु अंडमान। ठीक है, याद रखना दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से जो जगह अलग करती है उसको हम कहते हैं डंकन पैसेज या डंकन पास। क्या कहते हैं? डंकन पैसेज या डंकन पास कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? क्या कहते हैं उसको? हम डंकन पैसेज या डंकन पास कहते हैं। किसको? जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करती है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसी लघु अंडमान के बाद में हमारा चालू हो जाता है निकोबार। तो इसमें सबसे पहला जो निकोबार आइलैंड चालू होता है उसको हम कहते हैं कार निकोबार। क्या कहते हैं? कार निकोबार। क्या कहते हैं? कार निकोबार। ठीक है, और आप याद रखना इसके बीच में भी एक बड़ा सा लंबा रास्ता है जिसको हम क्या कहते हैं? चैनल। क्या कहते हैं?
चैनल, और इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री क्या है? तो ये 10 डिग्री अक्षांश है। क्या है? अक्षांश है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप 8, 9 और 10, 8, 9, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये तीनों आज हम पता करेंगे। इन तीनों से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनने का चांस है। अगर सबसे पहले आपको आइलैंड से क्वेश्चन पूछा जाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन 8, 9, 10 डिग्री ही होगा। अगर पूछा जाएगा, और डीप में जाएगा तो बाकी दूसरे क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इस कार निकोबार के बाद में आता है, अब हमारे पास जगह नहीं बची है तो मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। इस कार निकोबार के बाद क्या आता है? इस कार निकोबार के बाद आता है लघु निकोबार। क्या आता है? लघु निकोबार। क्या आता है? लघु निकोबार। ये जो निकोबार आइलैंड है वो इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। ये कार निकोबार के बाद क्या आता है हमारे पास? लघु निकोबार, ठीक है। इस लघु निकोबार के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हम पढ़ रहे थे, उसको हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार इसलिए पढ़ा हमने क्योंकि इसी ग्रेट निकोबार के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर इंदिरा पॉइंट है, या जिसको हम पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं। और इसकी अवस्थिति कितनी है? 6 डिग्री। कहां से शुरू होता है भारत? 6 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। यहां से इसकी अवस्थिति शुरू हो जाती है। क्लियर है यहां तक सभी को बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसके जस्ट नीचे, अगर भारत खत्म हो गया तो इसके जस्ट नीचे कोई सा दूसरा देश चालू होगा, तो इसके नीचे एक आइलैंड पड़ता है जिसको हम कहते हैं सुमात्रा। क्या कहते हैं? सुमात्रा। तो याद रखना कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जो जगह अलग करती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आई होप सो सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो, मुझे जहां तक लगता है इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं बन सकते। पिग्मिलियन पॉइंट, इसी का एक और नाम है पार्सन पॉइंट। अगर भविष्य में क्वेश्चन बनेगा तो इसकी राजधानी से बनेगा कि इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, ठीक है। हम एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में बैरन, डंकन पास और 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये तीनों और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है सेडल पीक, ठीक है। और ज्यादा अगर डीप में पूछेगा तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि इसकी सेकंड फर्स्ट माउंटेन पीक तो आपको पता है क्या है? सेडल पीक। दूसरी आपसे पूछेगा तो उसका नाम है थुलियर। क्या नाम है? थुलियर। अगर बाई चांस, देखो अब हम प्रोज एंड कॉन्स देख ही रहे हैं, ठीक है, तो एक और देख लेते हैं। बात समझ में आ गई? अगर सेकंड पूछेगा तो उसका नाम थुलियर है। अब अगर हम देखना चाहें तो इसमें मध्य अंडमान की भी सबसे ऊंची चोटी देख सकते हैं, लघु अंडमान की, लेकिन हम इतना ज्यादा कचरा नहीं करना चाहते हैं अभी, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, थुलियर जो है ये आपके इसमें पड़ती है, लघु अंडमान में पड़ती है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सभी को? इसको रफ कर दे। चलिए, इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे। हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं, मतलब अगला जो आइलैंड है हमारा उसको हम कहेंगे क्या? लक्षद्वीप। क्या कहेंगे? लक्षद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहना यहां सही होगा, ठीक है। लक्षद्वीप समूह, ठीक है। चलिए, लक्षद्वीप समूह पे आते हैं सबसे पहले, लेकिन हमें इसकी उत्पत्ति जानना ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने किसकी नहीं देखी थी उत्पत्ति अभी? अंडमान निकोबार की, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड में है, ठीक है। और वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे प्रीलिम्स में, लेकिन यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांस है, ठीक है। तो मैं इसकी उत्पत्ति बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को पता है ये अरब सागर में स्थित है। कहां स्थित है? अरब सागर, ठीक है। अभी समझाते हैं। ये अरब सागर में स्थित है और मान लो ये आपका पानी है। ये क्या है? ये पानी है, ठीक है। अब ये जो द्वीप है, इसको पानी, रुको एक मिनट, ये जो द्वीप है, ये द्वीप इस तरह से पहले से ही अंदर से उठा हुआ था, मतलब जो समुद्र का नितल होता है, मतलब जो सी सरफेस होता है लास्ट वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही? वहां से वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण ये इतना तो पहले ही उठा हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर ये क्या है? यहां पानी है। ये क्या है? पानी है। लेकिन इस पानी के नीचे ये क्या है? ठीक है, भूमि है, आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लैंड मास है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब इस लैंड मास पे क्या होता है? सन की रेज पहुंच जाती है। क्या पहुंच जाती है? सन की
रेस पहुंच जाती है। क्या पहुंच जाती है? सन की रेस पहुंच जाती है। तो सन की रेस पहुंचने के कारण यहां पे पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? पॉलिप्स। बात को ध्यान से समझना, ये हर जगह डेवलप नहीं हो सकते, ये हर जगह डेवलप नहीं हो सकते। मैं बताऊंगा इसके पीछे का भी रीजन, लेकिन थोड़ा जल्दी, थोड़ा अभी आप समझने की कोशिश करना। क्या बन गए? पॉलिप्स बन गए। ये पॉलिप्स जो होता है, इनका लाइफ साइकिल कुछ दिन होता है, कुछ घंटों से कुछ दिनों के बीच में होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 1-2 दिन जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और जब ये जीवित रहते थे तो अपना ये जो कवच है वो यहीं छोड़ के चले जाते थे। अपना जो कवच है, मतलब जब ये खत्म हो जाते थे तो अपना जो कवच है वो यहीं छोड़ के चले जाते थे। बात समझ में आई? और ये जो इसका कवच होता था, ये कवच बना होता था कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मतलब एक चूने टाइप का कुछ बना होता है, ठीक है। ये इसको छोड़ जाते थे और ये कंटिन्यूअसली 1 दिन 2 दिन ऐसे कंटिन्यूअसली मरते होंगे और एक के ऊपर एक जमा हो जाते थे। एक के ऊपर क्या हो जाते थे? जमा हो जाते थे। और जमा हो के ये इतने ऊपर आ गए कि एक लैंडमास का रूप बन गए। बात समझ में आ गई? इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम कहते हैं मूंगा, ठीक है। और बेसिकली इसका सबसे बेस्ट जो नाम है वो कहते हैं इसको हम कोरल रीफ। क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स। हिंदी में कहते हैं प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप। ये क्या है? प्रवाल भित्ति द्वीप है या प्रवाल द्वीप है। कौन? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप है। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब इसमें समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रवाल द्वीप है ये हर जगह हमें नहीं मिलेंगे। ये हर जगह हमें नहीं मिलेंगे। हर जगह हमें नहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या है कि आप समझो, इस जगह को मान लो, इससे इस साइड जो है ये हमारा लैंड मास है। ये क्या है? लैंड मास है। ये लैंड वाला एरिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये ओशन वाला रीजन है। ये वाला कौन सा रीजन? ओशन वाला। तो इस जगह से यहां तक वाली जगह को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आप सभी ने ओशियनिक ज्योग्राफी पढ़ी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये केवल और केवल कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही जमा हो सकते हैं, उसके ज्यादा आगे जमा नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो इसकी अवस्थिति याद रखना, ये केरल के पश्चिम में है। कौन? लक्षद्वीप समूह जो है वो कहां है? केरल के पश्चिम में। बात समझ में आ गई सभी को इतनी? अब हम आते हैं आइलैंड्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? आइलैंड्स पे आते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गई? हाँ, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है। अगर सनलाइट इसको मिलेगी तो ये यहाँ पे मरते जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि बहुत कम हो गई है, धीरे हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि इसके ऊपर क्या हो गया है कि वेजिटेशन हो गया है, ठीक है। तो वेजिटेशन से सनलाइट इफेक्ट हो रही है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं अब हम लोग। तो आप याद रखना, ये कैसा आइलैंड है? प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। इसके अलावा हमने अभी अंडमान निकोबार देखा था, तो हमने क्या बोला था? ज्वालामुखी द्वीप है। किससे निर्मित द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? सबसे बड़ा जो लैंडमास है किसका? कोरल रीफ का। वो कौन सा है? हाँ, क्या नाम है उसका? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति समूह है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बारी आती है कि इसमें कितने द्वीप है। जैसे सर आपने बताया था कि उसमें 572 प्लस है, तो इसके अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम ने 36 करेक्ट माना है। लेकिन अगर हम बहुत अलग अलग किताबें देखते हैं तो उनमें 38 भी बताया गया है, ठीक है। उनमें क्या बताया गया? 38 भी बताया गया है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? उनमें क्या बताया गया? 38 भी बताया गया है। यहां तक समझ में आ गई? लेकिन हम क्या करेक्ट मानेंगे अभी? हमारे अगर 36 नहीं आता है तो एग्जाम में क्या हो जाएगा करेक्ट? 38। अब ये जो 36 है, इन 36 में से केवल और केवल 10 ही हैबिटेट है। क्या है? हैबिटेट है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जो जहां पर मनुष्यों का आवास है। इन 36 में से 10 पर ही क्या है? मनुष्यों का आवास है। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गए? हैबिटेट हो गए। क्या हो गए? हैबिटेट हो गए। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब आते हैं आइलैंड्स पे। किस पे आते हैं? आइलैंड्स पे, ठीक है। तो इसमें जो आइलैंड्स है, इसमें जो सबसे पहले जो आइलैंड ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। इसको इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं? अमीनी द्वीप ही कहते हैं। बात समझ में आ गई? इस अमीनी द्वीप के बाद जो अगला द्वीप समूह हमारा आता है इसको हम बोलते हैं लक्कद्वीप, ठीक है, या लक्काद्वीप, ठीक है। हिंदी में इसी को लक्षद्वीप कहा गया है।
इसी के नाम पर लक्षद्वीप का नाम पड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? सभी को इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी लक्षद्वीप में सॉरी अमीनी द्वीप में, इसी अमीनी द्वीप में एक ग्रुप है, एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं एंड्रोट। क्या कहते हैं? एंड्रोट। ठीक है, देखो ये सारी चीजें जो है ये कंट्रोवर्शियल है, डिबेटेबल है। ठीक है, कहीं कहीं पर एंड्रोट को लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताया गया है। लक्षद्वीप को मतलब सॉरी एंड्रोट को लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताया गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि मिनिकॉय है या ये वाला है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसी लक्षद्वीप में यहां पर इसकी राजधानी है जिसको हम कहते हैं कावारत्ती। क्या कहते हैं? कावारत्ती। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? कावारत्ती। और वो किस द्वीप समूह में पड़ती है? लक्षद्वीप में पड़ती है। किस में पड़ती है? लक्षद्वीप में पड़ती है। अब इसके बाद हम अगर नीचे आ जाते हैं तो हमारा अगला द्वीप समूह पड़ता है कौन सा? अगला द्वीप समूह पड़ता है हमारा कौन सा? मिनिकॉय। कौन सा पड़ता है? मिनिकॉय। याद रखना इसको हम क्या कहते हैं? मिनिकॉय। क्या कहते हैं? मिनिकॉय। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात है, मैं आपको कोई डायरेक्ट चीजें फैक्चुअल लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बाय मैप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई होप समझ में आएगी और आप इसी तरीके से याद रखना। ऐसे रट के याद नहीं रख सकते ज्यादा टाइम तक। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में एक रास्ता है। ठीक है, एक स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट है जो इन दोनों को अलग करती है और इसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं इसको हम? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप याद रखना कि 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? या फिर ऐसा भी आ जाता है कि मिनिकॉय जो है मतलब 9 डिग्री चैनल पूरे लक्षद्वीप को, मतलब पूरे लक्षद्वीप मतलब ये पूरा भी आ जाता है, पूरे लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये वाली बात भी सही है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर जो ये मिनिकॉय है, मिनिकॉय आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड अगर फैक्चुअली देखें तो ये बड़ा होगा, लेकिन एग्जाम ने एक बार इसको ही करेक्ट माना है तो हम एंड्रोट ही पढ़ेंगे। अगर एंड्रोट और मिनिकॉय दोनों आता है, ठीक है, तो आप एंड्रोट लगाना, और अगर एंड्रोट ऑप्शन में नहीं आता है तो मिनिकॉय लगा देना। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे जो ऑलमोस्ट, इसके बाद हम आगे आते हैं, यहां पर एक और द्वीप समूह है जिसको हम क्या कहते हैं, जहां सभी की जाने की इच्छा होती है, जिसको हम कहते हैं मालदीव। क्या कहते हैं? मालदीव। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मालदीव। ठीक है, तो मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री तो कर दिया पहले। 8 डिग्री कौन सा करता है? 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट किसी को नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने 2 प्रमुख हमारे द्वीप समूह कंप्लीट कर लिए। अब हम कुछ अन्य द्वीप समूह देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अन्य द्वीप समूह जो कि किसके द्वारा बनाए गए? डेल्टा के द्वारा। मतलब डेल्टा कौन बनाता है? नदियां बनाता है। अब इसमें डेल्टा कहना सही नहीं है, एस्चुरी भी कह सकते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा डेल्टा और एस्चुरी के बीच में डिफरेंस। आई होप सो पता होगा सभी को। ठीक है, कि नहीं पता है? पता है, चलो अच्छी बात है फिर। ठीक है, अन्य द्वीप। अब आते हैं हम किस पे? अन्य द्वीप पे आते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अन्य द्वीप में आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है नर्मदा रिवर यहां गिरती है। ठीक है, और नर्मदा नदी जब यहां पे गिरती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है। आती है कि नहीं आती? अब बेसिकली डेल्टा और एस्चुरी के बीच में एक फर्क मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप ये समझना। ठीक है, अगर ये इधर लैंडमास है, ये इधर क्या है? लैंडमास है। ये क्या है? लैंडमास है, ये भूमि है, और ये क्या है? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टिप स्लोप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्टिप स्लोप दिख रहा है। तो रिवर यहां से आएगी और रिवर का पानी इसमें गिरेगा और इस पूरे सेडिमेंट्स को नीचे गिरा देगा। तो ये क्या हो जाएगा? एस्चुरी। ये क्या हो जाएगा? एस्चुरी। इवन इसकी जगह अगर रिवर इस तरह से जाती, मतलब सॉरी, जो इसका कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है ये इस तरह से होता, मतलब इसको बोलते हैं ग्रेजुअल स्लोप, मंद ढाल होता। कैसा होता? मंद ढाल। ठीक है, जैसे बाकी नदियां करती, जैसे गंगा,
और ये जो ब्रह्मपुत्र गोदावरी ये सब करती है, तो ये जब यहाँ पे आएगी, ये जब यहाँ पे आएगी तो ये सारा जो डिपॉजिट है ये यहीं जमा हो जाएगा, ये धीरे धीरे यहीं जमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। बेसिक डिफरेंस है, यही पता होना चाहिए, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसी को डेल्टा और इसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। हमें ये समझा दिया गया है कि नर्मदा रिवर तो सेडिमेंट्स ही नहीं लेके आती है, क्योंकि वो रिफ्ट वैली से बहती है ना, तो वो डेल्टा नहीं बनाती। लेकिन एक्चुअल रीजन ये है कि जब सेडिमेंट्स नीचे चले जाए तो वो एस्चुरी, और जब वो मुहाने पे रह जाए, ठीक है, और वहां पे कुछ क्रिएट कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पे नर्मदा रिवर अपने सेडिमेंट्स गिराती है, और यहां पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है खादिया वेट। क्या नाम है इसका? नाम खादिया वेट। क्या नाम है इसका? खादिया वेट। बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात क्लियर है? इधर से आती है तापी रिवर। कौन सी रिवर आती है? तापी रिवर। और तापी रिवर यहाँ पे एस्चुरी बनाती है, और यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है, उसको हम कहते हैं आलिया वेट। आलिया भट्ट नहीं है ना, क्या बोलते हैं इसको हम? आलिया वेट। क्या कहते हैं? आलिया वेट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आइलैंड अगर ये पढ़ना है तो बचे हुए आइलैंड पे भी हमारी एक क्लास चल सकती है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट है हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो खादिया वेट और आलिया वेट पता चल गया। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे केरला में एक सिटी पड़ती है, ठीक है, जो कि एक द्वीप। उससे पहले भी एक बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ पे एक और द्वीप है जिसको हम कहते हैं सॉल्सेट। क्या बोलते हैं? सॉल्सेट द्वीप। क्या बोलते हैं इसको हम? सॉल्सेट द्वीप या सॉल्सेट आइलैंड। क्या बोलते हैं? सॉल्सेट द्वीप या सॉल्सेट आइलैंड। यहां तक सभी को समझ में आ गया? इस सॉल्सेट द्वीप पर हमारा जो इकोनॉमिक कैपिटल है या फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, मुंबई के साथ साथ आप थाने भी लिखो। ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, मुंबई और थाने दोनों किस पे बसे हुए हैं? सॉल्सेट द्वीप पर बसे हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और द्वीप है जिसको हम बोलते हैं वेलिंगटन। क्या बोलते हैं? वेलिंगटन द्वीप। क्या बोलते हैं? वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, ये जो वेलिंगटन द्वीप है इस पे एक और शहर बसा हुआ है जहां पे अंग्रेज सबसे पहले आए थे, ये है कोच्चि, और कोच्चि पोर्ट भी इसी द्वीप पर है। ठीक है, कोच्चि पोर्ट जो है ना, बंदरगाह, वो भी इसी द्वीप पर है। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, चलिए इसके बाद भी और आइलैंड पड़ते हैं। सेंट मेरीज आइलैंड पड़ता है कर्नाटका में, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, दमन दीव तो ये यहां हो गए। दमन दीव तो आप केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ोगे ही सही। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है? उसके बाद में जब हम आगे चले जाते हैं तो यहां पे एक आइलैंड हमें देखने को मिलता है। ये यहां पे हमें एक आइलैंड देखने को मिलता है। इस आइलैंड का नाम क्या है? जल्दी बताओ फटाफट। यमन नहीं, आइलैंड बहुत फेमस है। पुडुचेरी भी है। पुडुचेरी आइलैंड थोड़ी है, बताओ। हाँ, श्रीहरिकोटा। क्या पड़ता है? श्रीहरिकोटा। इसके संबंध में कुछ बातें आप लोग याद रखना। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये एक बैरियर का काम करता है। बैरियर मतलब बार, अवरोधक का काम करता है। क्या होता है देखो समझना, अभी मैंने आपको समझाया ना, ये यहां पे ढाल कैसी मंद है, तो कोई रिवर यहां से अपने सेडिमेंट्स लेके आती है। अब मान लो गोदावरी, कृष्णा, कोई भी, ठीक है, वो अपने सेडिमेंट्स लेके आ रही है, और सेडिमेंट्स इस तरह से उसने जमा कर दिए, उस तरह से जमा कर दिए समुद्र के अंदर। तो समुद्र का पानी अब इधर रह गया। अब यहां पे समुद्र का पहले वाला कुछ पानी बचा हुआ है कि नहीं? तो ये क्या बना लेगा? लेगून झील बना लेगा। क्या बना लेगा? लेगून झील। तो याद रखना, यहां पे एक लेगून झील है जिसका नाम है पुलिकट। क्या नाम है? पुलिकट झील। ठीक है, ये जो पुलिकट झील है इसका 90% हिस्सा आंध्र प्रदेश के पास है। किसके पास है? आंध्र प्रदेश। और 10% भाग इसका किसके पास है? तमिलनाडु के पास है, जो कि किस प्रकार की लेक है? लेगून झील। किस प्रकार की झील है? लेगून झील। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये जो श्रीहरिकोटा है, यहीं पर हमारा सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है। ठीक है, स्पेस रिसर्च सेंटर है। ठीक है, मतलब यहां पे स्पेस रिसर्च होता होगा, सीधी सी बात है। ये किसके अंडर में है? ये इसरो के अंडर में। किसके अंडर में? इसरो के अंडर में। सर ये अगर एक आइलैंड है, इस पे रिसर्च सेंटर होता है और ये इसरो के अंडर आता है, तो इसरो ने अपनी कुछ स्पेसिफाइड चीज कर रखी कि यहां पे सिर्फ हम यही चीज करेंगे।
तो यहां पे इसरो क्या करता है, तो यहां से इसरो रॉकेट लॉन्च करता है। क्या करता है? रॉकेट लॉन्च करता है। सर यहीं से रॉकेट लॉन्च करता है? और भी एक जगह है, या भारत का जो सबसे पहली बार जिस जगह से रॉकेट लॉन्च किया गया था वो था केरल का थुम्बा। केरल के थुम्बा से रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो केरल के थुम्बा से भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन यहां से उपग्रह जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। किस प्रकार के उपग्रह? तो PSLV और GSLV। ठीक है, अब और क्या पढ़े इससे ज्यादा, इसमें बात समझ में आ गई? PSLV और GSLV लॉन्च किए जाते हैं। तो आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस द्वीप पर PSLV और GSLV लॉन्च किए जाते हैं इसरो द्वारा, तो वो कौन सा है? श्री हरिकोटा। ठीक है, जो कि किसके कमांड में आता है? इसरो के। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े हम लोग। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे पड़ता है उड़ीसा। यहां पे क्या पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा में एक आइलैंड है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। अभी मैं जो सब बता रहा हूं ये सब डेल्टाई या नदी द्वीप है, सॉरी डेल्टाई द्वीप है। क्या है ये सब? डेल्टाई द्वीप है। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, चलिए इस व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, इसको हम क्या कहते हैं? अब्दुल कलाम द्वीप। किसको? व्हीलर द्वीप को। व्हीलर द्वीप का एक और नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अब ये अगर अब्दुल कलाम द्वीप है तो सीधी सी बात है, ये किसी के अंडर में आ रहा होगा। अब्दुल कलाम मींस मिसाइल मैन। ठीक है, तो ये किसके अंडर में है? ये DRDO के अंडर में। किसके अंडर में? DRDO के अंडर में। तो DRDO के अपने अंडर में लेके इसको ऐसे ही रखेगी। यहां से वो मिसाइल टेस्टिंग करती है। DRDO यहां पे क्या, यहां से क्या करता है? मिसाइल टेस्टिंग करता है। ठीक है, जैसे अग्नि, ठीक है, पृथ्वी, ये जितनी भी मिसाइल टेस्ट होती है ये कहां से होती है? DRDO से तो होती है, लेकिन व्हीलर द्वीप से, अब्दुल कलाम द्वीप से स्टार्ट होती है। नहीं, बांग्लादेश इसकी दिशा इस तरफ रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा पानी का क्षेत्र है कि नहीं, इसलिए। ठीक है, कहीं भी छोड़ो, पाकिस्तान की तरफ एक बार छोड़ दी थी हमने। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, इसके बाद एक और द्वीप है हमारा यहां पर, जो कि हुगली नदी द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? हुगली। कौन सी नदी? हुगली नदी। हुगली नदी अपना डेल्टा लेके आती है। बात समझ में? यही हुगली गंगा है ना? अभी बताऊंगा मैं, अब जब ये अभी इसके बाद अगला हमारा है ना, हाँ, सब स्ट्रीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। इस द्वीप को हम कहते हैं गंगा सागर द्वीप। बहुत सारे लोग तीर्थ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, गंगा सागर द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है? गंगा सागर द्वीप। कौन सी नदी बनाती है? हुगली नदी। ठीक है, इसी के पास में एक और द्वीप है जो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर आप याद रख सको तो अच्छी बात है। उसका नाम है न्यू मूर या न्यू मुरे आइलैंड। ठीक है, जो कि नया नया बन रहा है। ठीक है, तो उसके चक्कर में लड़ाई हो रही है भारत और बांग्लादेश की। बांग्लादेश कह रहा है कि हमारा है, ठीक है, और भारत कह रहा है कि हमारा है। ठीक है, क्योंकि नदी बनाती है उसको डेल्टा के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो उसके चक्कर में विवाद हुआ, और इस विवाद को जब अंतरराष्ट्रीय मंच पे ले जाया गया तो अंतरराष्ट्रीय मंच ने ये बोला कि ये भारत का है, और भारत का हुआ तो अब वो डूब गया। ठीक है, फिर से वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये अन्य द्वीप थे जो हमने पढ़े भारत के, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है एमपीपीएससी की इतनी औकात है, मतलब औकात चैलेंज नहीं कर रहा हूं मैं एमपीपीएससी को, मतलब इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगी, है ना? क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद एक और नदी द्वीप है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, लास्ट, जिसका नाम क्या है? माजुली। ठीक है, ये कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। ठीक है, कौन सा द्वीप है? माजुली। ठीक है, एक बात काम की ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पूरे विश्व में जितने भी नदी द्वीप होने का मतलब ये है कि ये नदी बह रही है। ये क्या हो रही है? नदी बह रही है, लेकिन अपने ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे ऐसे, इसमें बहुत सारे नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र में, इसमें बहुत सारे नदी द्वीप है, लेकिन इनमें से सेडिमेंट्स लाते एक बहुत बड़ा द्वीप बन गया है। ये बहुत बड़ा द्वीप बन गया, बात समझ में आ रही है? जिसको हम क्या कहते हैं? माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसको असम सरकार ने 1 सितंबर 2016 को 1 सितंबर 2016 को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है, जिला घोषित कर दिया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ, माजुली अब क्या बन गया है? जिला बन गया। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, ये इंडिया का कंप्लीट फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने देखने की कोशिश करी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग।
इसको हटा दें। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, नदियां, भारत की नदियां, या बेसिकली आप इसको कह सकते हो भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, एक होता है ड्रेनेज सिस्टम, एक होता है ड्रेनेज पैटर्न। तो ये जब मेंस के हिसाब से हम देखते हैं ना, तब पता चलता है कि किस किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम उस चक्कर में अभी नहीं उलझने वाले हैं, हम डायरेक्ट नदियों पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? नदियों पे आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक आपको पता होना चाहिए, एक होता है नदियों का उद्गम, एक होता है नदियों का मुहाना। उद्गम मतलब नदी जहां से निकलती है, एक होता है मुहाना। मुहाना का मतलब, मुहाना क्या हो सकता है? नदी जहां खत्म हो रही है, वो खत्म कैसे हो सकती है? या तो वो किसी नदी में मिल जाए, पहली बात समझ में आ रही है। दूसरी, या तो वो किसी समुद्र में मिल जाए। तीसरी बात क्या? या तो वो खुद दम तोड़ दे, मतलब इनलैंड हो जाए, जैसे लूनी नदी। ठीक है, मतलब इनलैंड रिवर हो जाए, अंतर्वर्ती नदी हो जाए, तीसरी बात। चौथी नदी, या तो वो किसी झील में गिर जाए। ठीक है, जैसे वोल्गा नदी देखा होगा ना आपने, कैस्पियन सागर में गिर जाती है, जो कि क्या है? कैस्पियन सागर क्या है? झील है। क्या है? झील है। तो नदियां चार प्रकार से अपना मुहाना बना सकती है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो भारत का जो नदी तंत्र है, इसको हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। कितने पार्ट में बांट के पढ़ते हैं? दो पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? सबसे पहला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं हिमालय की नदियां। किसकी नदियां? हिमालय की नदियां। ठीक है, और दूसरी जो है उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? अब जो हिमालय की नदियां हैं, इस पूरे नदी तंत्र को हमने तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। सबसे पहली जो है उसको हम बोलते हैं सिंधु, प्यार से इसको हिंदी में बोलते हैं इंडस। क्या बोलते हैं? इंडस। ठीक है, दूसरी है गंगा। दूसरी क्या है? गंगा। तीसरी है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। तीसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और प्रायद्वीपीय भारत में तो बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में इसको भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, एक होती है अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, अरब सागर की नदियां, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां। ठीक है, तो हम जो है अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में केवल और केवल नर्मदा को देखेंगे, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर रखा होगा एमपी में। ठीक है, दूसरी नदी जिसको हम बोलते हैं तापी या ताप्ती। ठीक है, तीसरी नदी हो जाती है यहाँ पे हमारी माही। ठीक है, एक और अगर हम देखें यहाँ पे तो मैं आपको बता दूंगा पेरियार। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो मैं आपको बता दूंगा भरतपूजा। ठीक है, ऐसे कुछ भरतपूजा नदी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? मांडोवी नदी, ये सब किधर जाती है? अरब सागर में जाती है। किधर जाती है? अरब सागर में जाती है। तो और भी हम नदियां इसमें देख लेंगे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली सारी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें से, सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो इसमें से सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा के बाद हम इसमें पढ़ेंगे महानदी। महानदी के बाद इधर हम पढ़ेंगे जो है सुवर्ण रेखा के बाद में यहां पे पढ़ेंगे कृष्णा। कृष्णा लिख लो। ठीक है, उसके बाद में दामोदर जो है वो हुगली की सहायक है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम गोदावरी और फिर कावेरी। ठीक है, पढ़ने में तो और भी बहुत सारी है, लेकिन अभी हमारे पास समय का अभाव है। ठीक है, तो बेसिकली हम इतनी नदियां आज, या जो भी है हमारा रिलेवेंट टॉपिक, उसमें कवर करना चाहते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? आई होप सो सभी को क्लियर है। एक चीज और छूट गई है शायद, पंबन द्वीप। जब हम द्वीप पढ़ रहे थे ना, पंबन द्वीप पता है कहां है? सर वो इधर श्रीलंका के वहां पे मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप, इसी को हम क्या कहते हैं? रामेश्वरम द्वीप। क्या कहते हैं? रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडस, क्या स्टार्ट करते हैं? इंडस स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? अच्छा, ऐसा भी होता है इसमें? ठीक है, चलिए, अच्छा लगेगा। कौन सा आइकन से हुआ ये? प्रीव्यू से। ठीक है, देखो कभी कभी बिना कुछ करे भी कुछ हो जाता है। ठीक है, सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु। ठीक है, एक हमारे पास पीडीएफ है, हम वही ओपन कर लेते हैं ना। ठीक है, जस्ट वेट, मैंने रिवर्स का एक पीडीएफ बनाया है, वो मैं आप लोगों को, इसमें समय हमारा बचेगा। हाँ, इसको बंद कर दो।
कहाँ है वो कुंदन सर? तो इसमें सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र का मतलब है कि इसकी और जो सहायक नदियां हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट है, जो हमारे लिए काम की है, वो भी हम इसमें आज देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सिंधु नदी जो है वो कहां से इसका उद्गम होता है, मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या पता होना चाहिए, उद्गम और उसका मुहाना, ठीक है। माउथ एंड ओरिजिन दोनों पता होना चाहिए। देखो, हमने एक वर्ड यूज करते हैं सिस्टम, ठीक है। क्या वर्ड यूज करते हैं? सिस्टम। बेसिकली अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो सिस्टम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। सिस्टम का मतलब क्या होता है? इनपुट। मतलब हमें यहां से कहीं से इनपुट मिल रहा है और यहीं से कहीं आउटपुट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म सिस्टम। क्लियर है? इसका उस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है जो वो एक भाई साहब फेमस हो गए थे ना, सिस्टम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? ये जो रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। कहां से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। इसका जो उद्गम है वो कहां से है? तिब्बत, ठीक है। तिब्बत में भी कहां से? सोच समझ के। कहां से? पक्का मानसरोवर लिखा है क्या? मानसरोवर इसमें बिल्कुल लिखा है और आप लोगों ने वो पढ़ लिया है, ठीक है। ये मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। लेकिन एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर झील से उद्गम हो रहा है तो झील में कहां से पानी आ रहा है? झील समझते हो ना? झील में पानी ग्लेशियर से आता है। तो अगर पूछे कि किस ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है तो याद रखना बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? बोखरचू ग्लेशियर। बात समझ में आ गई सभी को? आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। इसको भारत में हम सिंधु कह देते हैं, लेकिन तिब्बत में इसका नाम क्या है? ठीक है, तिब्बत में इसका नाम है सिंघी खंबान। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सिंघी खंबान। क्या नाम है इसका? सिंघी खंबान, ठीक है। क्या नाम है? सिंघी खंबान। कहां पर? तिब्बत में इसका नाम क्या है? सिंघी खंबान, ठीक है। जैसे ही भारत में ये यहां पर इंटर करती है, एक बात और याद रखना, भारत के केवल और केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से ये नदी बहती है। उस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख, ठीक है। केवल और केवल ये नदी कहां से बहती है? लद्दाख। कहां से बहती है? लद्दाख से बहती है। लद्दाख की राजधानी लेह इसी के किनारे है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी क्या? लेह जो है वो इसी के किनारे है। बात समझ में आ गई? आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे लेह शहर बसा हुआ है, ठीक है। वहां पे बहुत सारी नदियां दे देगा वो आपको, ठीक है। तो आप बताना कौन सी नदी है वो? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये ट्रांस हिमालय से होके बहती है। किससे होके बहती है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सभी को पता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय से होके बहती है। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी हमने देखी थी। कौन कौन सी 3 श्रेणी? काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। तो ये लद्दाख और जांस्कर के बीच में से होके बहती है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये जो है ये नदी किसके? लद्दाख और जांस्कर के बीच में से होकर बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने लिखी है। कितने देशों से होकर बहती है? तो चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है। ये इसी तरह पैरेलल बहते बहते यहां तक आती है और आपको पता है यहां पर सिंटेक्सियल बेंड है, तीक्ष्ण मोड़ है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तीक्ष्ण मोड़ है। और ये उस तीक्ष्ण मोड़ के सहारे पाकिस्तान में एक जगह है दर्दिस्तान। पाकिस्तान, दर्द तो पाकिस्तान को ही होगा ना, ठीक है। पाकिस्तान में एक जगह है, उसका नाम क्या है? दर्दिस्तान। तो दर्दिस्तान से कहां इंटर करती है? पाकिस्तान में इंटर करती है। कहां इंटर करती है? पाकिस्तान में ये इंटर करती है। किस में इंटर करती है? पाकिस्तान में ये इंटर करती है। और पाकिस्तान में इंटर करने के बाद में ये पैरेलल फ्लो होते होते कहां चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी चली जाती है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हमें इतना ही पता होना चाहिए क्योंकि हमने एमपी की इतनी सारी नदियां पढ़ ली है कि अब हमें बाकी की मतलब क्या ही याद रखनी इतनी ज्यादा। तो जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अब इसकी एक आप ट्रिब्यूटरी याद रखो। इसकी अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर की साइड राइट होगा या लेफ्ट होगा? राइट होगा। तो इसकी एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आप याद रखना। इसकी एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, वो है शोक। ठीक है। आपसे अगर वो नुब्रा भी पूछे तो वो भी बता देना। ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही? भारत के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, चाहे मैं बात करूं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब जो है पंचनद बन जाती है और पंचनद मिथनकोट में किससे मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है। ठीक है।
क्लियर है यहां तक सभी को बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और नदी आप याद रख सकते हो कि इससे अफगानिस्तान से कौन सी नदी आके मिलती है, तो काबुल नदी। एक नदी आप याद रखना, काबुल नदी इससे जो है राइट हैंड से आके मिलती है। किस नदी से? सिंधु नदी से। किस नदी से आके मिलती है? सिंधु नदी से आके मिलती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एमपीपीएससी में इससे बनेंगे। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो आप बताना कि कौन से ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से, और कौन सी पर्वत श्रृंखला से ये ओरिजिनेट होती है? कैलाश मानसरोवर या कैलाश पर्वत से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब इसी के जस्ट आगे एक और नदी आपकी ओरिजिनेट होगी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब हम ब्रह्मपुत्र पे आएंगे तब। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद आगे इसकी सहायक नदियों पे हम चलते हैं। इसकी सहायक नदियों पे हम चलते हैं। ये इसके बारे में जो है लिखा है कि कराची से पूर्व होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और किसमें मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, किसमें मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसकी जो पहली सहायक नदी है वो है चेनाब। कौन सी है? चेनाब। ठीक है, तो चेनाब पढ़ो। सबसे पहले झेलम पढ़ते हैं कि चेनाब पढ़ते हैं? सबसे पहले झेलम पढ़ते हैं, इसके बाद चेनाब पढ़ेंगे। ठीक है, झेलम क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इस झेलम, ये कौन सी है? झेलम। ठीक है, चलिए झेलम जो है, झेलम का उद्गम, नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के कौन सी झील से होता है? बेरीनाग। कहां से होता है? बेरीनाग। एक जगह है बेरीनाग, वहां से इसका उद्गम होता है। किसका? झेलम का। ठीक है, अब ये बेरीनाग जो है, इसको कहीं शायद पिछले साल ही पूछा है एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन, शायद, आई थिंक। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, झेलम नदी का उद्गम कहां होता है? ठीक है, पिछले से पिछले बार में पूछा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ये वाली बात आप लोग याद रखना। ये कौन जगह का नाम क्या है? बेरीनाग। लेकिन एक चीज और मिस है, आप याद रखना किस झील से उद्गम होता है, तो शेषनाग। कौन सी झील से इसका उद्गम होता है? शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? उसके बाद में ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का सीमा का निर्माण करते हुए, किसका निर्माण करते हुए? सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के झांग प्रांत में। कौन से प्रांत में? झांग प्रांत में। कौन से प्रांत में? झांग प्रांत में। ये कौन सा प्रांत है? पाकिस्तान का झांग। यहां पे किसमें मिल जाती है? चेनाब नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, एक बात याद रखना, अभी हमने यहां पे लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 170 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है। 170 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है। तो वो जो सीमा का निर्माण है, इस सीमा का निर्माण कहां से कहां तक होता है? तो मुजफ्फराबाद से मंगला तक जो है ये नदी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, मुजफ्फराबाद से मंगला तक जो है ये सीमा का निर्माण करती है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? आई होप सो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सभी को इतनी बात क्लियर है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर झेलम नदी से क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके ओरिजिन से होगा, और दूसरा क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो ये नदी अपना पानी वूलर झील में गिराती हुई जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नदी अपना पानी किस झील में गिराती हुई जाती है? वूलर झील। वूलर झील बनी है, ये उसमें अपना पानी गिराते हुए आगे चली जाती है। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, वूलर झील भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कौन से राज्य में पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम किस पे? चेनाब पे आते हैं। किस पे आते हैं? चेनाब पे आते हैं। किस पे आते हैं? चेनाब पे आते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा चेनाब। अगली जो रिवर है हमारी कौन सी है? चेनाब रिवर। कौन सी रिवर है? चेनाब। ठीक है, ये मैप में आपको, ये पीडीएफ आपको पूरा दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो, आप पढ़ने के लिए। ठीक है, ये जगह है चेनाब। ये कौन सी जगह है? ये जहां से ओरिजिन होती है कौन सी नदी? चेनाब। ठीक है, चेनाब जो है वो दो स्ट्रीम से मिलकर बनी हुई। स्ट्रीम मतलब धारा। ठीक है, नदी का जो छोटा रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा लाचा दर्रा, आप सभी लोगों को पता होगा, बड़ा लाचा पास। ठीक है, बड़ा लाचा पास जो है वहां से दो स्ट्रीम्स निकलती है। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्र और दूसरी स्ट्रीम का नाम है भागा। ठीक है, चंद्र और भागा। जब ये चंद्र और भागा स्ट्रीम्स आपस में मिल जाती है तो वहीं से किसका निर्माण होता है? चेनाब रिवर का निर्माण होता है। इतनी बात आई होप सो सभी को पता हो गई होगी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? और अगर आपसे पूछा कि किस जगह ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उस जगह का नाम है केलांग। ठीक है, किस जगह ये दोनों आपस में मिलती है? तो एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम है केलांग। क्या नाम है उसका? केलांग। ठीक है, वहां पे ये मिलती है। और ये जो नदी है
ये जो नदी है ये पूरे पंचनद का पानी, बात ध्यान से समझना, पूरे पंचनद का पानी लेके यहां पर मिथनकोट में किससे मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है। देखो फिर से रिवाइज करते हैं, सिंधु कहां से आई? मानसरोवर से। कहां से आई? मानसरोवर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा क्या है कि कौन सा शहर उसके किनारे? लेह। ठीक है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से जाती है? लद्दाख से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि पाकिस्तान में किस जगह से इंटर करती है? तो दर्दिस्तान से। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद शोक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस इससे ज्यादा और क्वेश्चन सिंधु नदी से मुझे जहां तक लगता है नहीं बनेगा। उसके बाद में चेनाब रिवर, चेनाब रिवर दो स्ट्रीम से ओरिजिनेट होती है, चंद्र और भागा। ठीक है, उसके बाद में ये नदी किस में गिर जाती है? पंचनद का पानी लेते हुए ये चेनाब रिवर किस में चली जाती है? सिंधु में मिल जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई। उस जगह का नाम याद रखना, इस जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। इस जगह का नाम क्या है? मिथनकोट। इस जगह का नाम क्या है? मिथनकोट। ये कहां है? पाकिस्तान में। ये कहां है? पाकिस्तान में। तो इस प्रकार हमारी तीसरी नदी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, इसके बाद अगली हमारी जो नदी आती है वो है रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी। कौन सी नदी है हमारी? रावी नदी। ठीक है, अगली नदी पे आते हैं हम लोग, रावी नदी पे। किस पे आते हैं? रावी नदी पे आते हैं। ठीक है, ये रही रावी नदी। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, चलिए रावी नदी पे आते हैं हम लोग। रावी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? रोहतांग पास से। इंपॉर्टेंट बात अभी आप लोगों को बताता हूं, नीचे रावी है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रोहतांग पास से तो ओरिजिनेट होती है, ये रोहतांग पास से तो ओरिजिनेट होती है, लेकिन एक बात याद रखना, इसी रोहतांग पास से दो नदियां ओरिजिनेट होती है। इसी रोहतांग पास से दो नदियां ओरिजिनेट होती है। तो ये रोहतांग पास के, रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कौन से भाग से? पश्चिमी भाग से। तो याद रखना रोहतांग भाग के पश्चिमी भाग से इसका उद्गम होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, और अगर हम देखें तो ये जो पश्चिमी भाग है इसको हम कुल्लू घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल्लू घाटी। देखो अगर ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन बनेंगे तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। ये कुल्लू घाटी से मतलब हम कह सकते हैं कि इसका उद्गम होता है, लेकिन ये कुल्लू घाटी में जाके नहीं मिलती है। लेकिन ये कुल्लू घाटी में जाके नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित नहीं होती है। ये किस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ये चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। किस घाटी से प्रवाहित होती है? चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी से प्रवाहित होती है? चंबा। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक सभी को? और ये फिर जाके किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। कहां पे? पाकिस्तान में जाके। ये जो जगह दिख रही है ना, ये जो जगह है ये किस में मिल गई? पाकिस्तान में एक जगह है मुल्तान, मुल्तान के पास में ये किससे मिल गई? चेनाब में मिल गई। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने सिंधु देखा, सिंधु कहां चली गई? अरब सागर में। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा? झेलम। झेलम किस में मिल गई? झेलम चेनाब में मिल गई। ठीक है, फिर चेनाब पूरी किस में मिल गई? सिंधु में। और फिर रावी देखी, रावी किस में मिल गई? चेनाब में। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद अगली जो हमारी रिवर बनती है वो कौन सी बनती है? उसके बाद ब्यास बचती है। कौन सी बचती है? ब्यास। कौन सी रिवर है? ब्यास। ठीक है, तो ब्यास सिंधु जल समझौता अभी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले व्यास पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सतलज आ गया, व्यास सबसे पहले व्यास पढ़ेंगे। ठीक है, सतलज बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ब्यास रिवर। तो ये जो ब्यास रिवर है ये रोहतांग पास के, अभी वेस्ट से कौन सी हो रही थी ओरिजिनेट? रावी। रोहतांग पास के वेस्ट से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही थी? रावी। ठीक है, अब ये रोहतांग पास के ईस्ट से ओरिजिनेट होती है, पूर्व से ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर? व्यास रिवर। ये सब गलत। अच्छा, ये राक्षस ताल इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक सभी को समझ में आ गई? उसके बाद में याद रखना कि ये चंबा वैली, उससे पहले वाली जो चंबा वैली से थी, ये कौन सी? कुल्लू वैली से फ्लो होती है। किससे फ्लो होती है? कुल्लू वैली के पैरेलल ये फ्लो होती है। कौन सी रिवर? व्यास रिवर। कौन सी? व्यास रिवर। यहां तक सभी को समझ में आ गया? और एक जगह है, उस जगह का नाम है हरिके। उस जगह का नाम क्या है? हरिके। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा। ये हरिके में किससे मिल जाती है? सतलुज से। किससे मिल जाती है? सतलुज से मिल जाती है। कौन सी रिवर? व्यास रिवर। यहां तक समझ में आ गया? और एक बात याद रखना, ये रोहतांग पास के पास में एक जगह है व्यास कुंड। क्या नाम है? व्यास कुंड। ये वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जिसको ब्यास कुंड भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? ब्यास कुंड भी बोला जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद अगली रिवर है हमारी कौन सी? सतलुज। कौन सी है? सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर जो है
वो तिब्बत के पास में एक जगह है राकस ताल, इसको राक्षस ताल भी बोला जाता है, इसको राकस ताल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राकस ताल। अब इसके पीछे एक अलग अलग कहानियां हैं, हम उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे कि इसको राकस ताल क्यों बोला जाता है, राक्षस ताल क्यों नहीं बोला जाता। ठीक है, तो ये नदी जो है ये सिंधु नदी के समानांतर बहती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पैरेलल बहती है, मतलब सिंधु इधर चल रही है, ये उसकी क्या होती है? पैरेलल बहती है। और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए आगे पंजाब होते हुए किस में जाके मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। याद रखना, अगर आप मैप देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चेनाब जाके मिल रही है कि सतलुज जाके मिल रही है। बात समझ में आ रही? लेकिन अल्टीमेटली चेनाब किस में जाके मिल रही है? चेनाब जो है सिंधु में जाके मिल रही है। सतलुज किस में आके मिल रही है? चेनाब में आके मिल रही है। यहां तक बात समझ में आ गई? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपने अभी देखा कि यहां से एक रिवर आ रही है जिसको आपने बोला क्या? सतलुज। क्या बोला? सतलुज। इधर से एक और रिवर आ रही थी, इसको आपने क्या बोला? ब्यास। ठीक है, ये दोनों एक जगह आके मिलती है, उस जगह का नाम क्या है? हरिके। क्या नाम है उस जगह का? हरिके। उस जगह का नाम क्या है? हरिके। ठीक है, इस हरिके से ही एक नहर निकाली गई है, कैनाल निकाली गई है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी नहर। याद रखना ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस इंदिरा गांधी नहर में किन दो नदियों का पानी है? ब्यास और सतलुज का। किनका पानी है? ब्यास और सतलुज का पानी है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलिए अब जो है किशन गंगा रिवर को लेके एक फैक्ट था शायद यहां पे, सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, इसको छोड़ते हैं हम। पानी के वितरण को लेके इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, भारत और, तो याद रखना सिंधु नदी जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि है, जो कि कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, इस समझौते के अनुसार जो 3 पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलुज, इनका नियंत्रण भारत को, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी किसको है? पाकिस्तान को। ठीक है, तो भारत ने क्या करा था कि जो इनकी सहायक नदियां हैं ना, इनमें से एक की जो ये है झेलम, इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, उस पर भारत ने डैम बना दिया। ठीक है, तो विवाद बन गया था। ठीक है, चलिए, तो भारत ने बोला कि भैया नदियों की इनकी बात हुई, इनकी ट्रिब्यूटरी की बात थोड़ी हुई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गंगा नदी तंत्र पे आते हैं। किस पे आते हैं? गंगा नदी तंत्र पे। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज और चेनाब में ना कंफ्यूज करते हैं, कभी सतलज बताता है। तिब्बत की ये सिंधु की सबसे बड़ी, अगर हम बात अगर फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो देखो सिंधु और ये सतलज, मतलब जो सतलज है वो सतलज कहां पे जाके मिल रही है? सतलज किस में मिल रही है? चेनाब में। कहां जाके? मिथनकोट में। ये बात ध्यान से देखना, किसमें? सिंधु में मिल रही है। यहां तक बात समझ में आ गई? ये इसको आप मान लो चेनाब, ये क्या मान लो इसको? चेनाब। चेनाब कहां से निकली थी? अभी मैंने बताया था चेनाब कहां से निकली थी? दो नदियों से मिलके, हिमाचल प्रदेश से निकली थी। और ये कहां जाके मिल रही थी? पाकिस्तान में। ठीक है, अगर हम देखें तो सतलुज बहुत इधर से फ्लो होकर आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ी नदी अगर हम देखिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट तो सतलुज होगी। क्लियर है? ठीक है, बाद में ये इसमें मिल जाती है, ये आगे तक चली जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आती है हमारा अगला रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। क्या आता है? गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ, चेनाब दे रखा है ना, मैं बोल तो रहा हूं। ठीक है, आप सतलज, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, अब आ जाते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। ठीक है, ये आप लोगों को शायद ऊपर से ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, गंगा नदी तंत्र पे आते हैं कि जो गंगा नदी तंत्र है, तो बेसिकली गंगा नदी तंत्र गंगा के आसपास ही है, मतलब गंगा ही उसमें मेन केंद्र बिंदु में, गंगा ही मेन केंद्र बिंदु में। तो सबसे पहले तो गंगा का ओरिजिन देखते हैं कि भैया गंगा कैसे बनी। तो जब हम एटलस में भी देखते हैं तो एटलस में हमें इस तरह से बताया गया कि एक नदी है, इधर से आ रही है, एक नदी इसी के पास से, ठीक है, एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को हम बोलते हैं गोमुख। ठीक है, बात समझ में आ गई? या बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, यहां से 2 अलग अलग सरिताएं, इनको नदियां बोलना सही नहीं होगा, इनको हम क्या बोलते हैं? सरिताएं, स्ट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम्स। ठीक है, ये 2 सरिताएं कौन सी है? इसमें से एक है, इसको हम बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। ठीक है, इस भागीरथी, और ये कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी है?
अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। ठीक है, आप लोग इसमें देख ही रहे होंगे, ये गोमुख ग्लेशियर से ये दोनों निकल रही है, ये इधर से कौन से निकल रही है? अलकनंदा। ठीक है, ये दोनों जिस जगह आके मिलती है वहां एक ये बड़ा रूप ले लेती है और उसके बाद जो नदी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? गंगा। लेकिन जिस जगह ये आके मिलती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात समझ में आई? ठीक है, कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम क्या कहते हैं? प्रयाग। बेसिकली प्रयाग का मतलब होता है मिलना। प्रयाग का मतलब क्या होता है? मिलना। तो जब दो या दो से ज्यादा नदियां में मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रयाग। तो यहां पे ऐसा माना जाता है कि देव प्रयाग है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को इतनी? उसके बाद में आपने अलग अलग और भी प्रयागों के बारे में सुना होगा। ठीक है, और भी अलग अलग प्रयागों के बारे में सुना होगा। जब इधर से एक नदी है धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा। वैसे में इतना ज्यादा इधर से आ रही है जद्र गंगा, ठीक है, इधर से ऋषि गंगा आ रही है, इतना ज्यादा हम नहीं पढ़ने वाले। बात समझ में आ रही है? अब जब ऋषि गंगा यहां मिल जाती है तो तपोवन बन जाता है। सिर्फ प्रयाग बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो जब कौन सी नदी? धौली गंगा। कौन सी नदी? धौली गंगा। धौली गंगा किसमें? अलकनंदा में आके मिल जाती है। किस जगह? जोशीमठ में। उस जगह का नाम क्या है? जोशीमठ। तो जब ये जोशीमठ में आके मिल जाती है तो इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। इधर से एक और नदी आ रही है, इस नदी को हम बोलते हैं नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है, इस नदी को हम क्या बोलते हैं? नंदाकिनी नदी। क्या बोलते हैं? नंदाकिनी नदी। क्या बोलते हैं? क्या? हाँ, क्या हुआ इधर? कहां? मैं नंदाकिनी की बात कर रहा हूं। वो मंदाकिनी उसमें नहीं है। मैं ज्यादा चीजें बता रहा हूं, ज्यादा हजम कर लो भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने तो और बहुत सारी चीजें नहीं, उसमें ऋषि गंगा नहीं है, इधर से जद्र गंगा नहीं है, भीलन गंगा नहीं है। ठीक है, तो हम इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। मैं जो बातें बता रहा हूं अभी आप उतनी याद रखना। ठीक है, चलो, ये है नंदाकिनी नदी। तो ये अलकनंदा से जिस जगह आके मिलती है उसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। तो पहला प्रयाग हमारा कौन सा हो गया था? विष्णु प्रयाग, फिर देव प्रयाग और नंद प्रयाग। इधर से एक और नदी आ रही है जिसको हम बोलते हैं पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। कौन सी नदी आ रही है? पिंडार नदी। कौन सी नदी आ रही है? पिंडार नदी आ रही है। ठीक है, ये पिंडार नदी जिस जगह आके मिलती किससे? अलकनंदा से, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। ये बात समझ में आ गई? उसको हम क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। इधर से एक नदी आ रही है मंदाकिनी। देखो अभी सारी चीजें मैं बताऊंगा। इधर से एक नदी कौन सी आ रही है? मंदाकिनी। आप लोगों को पता होगा कि इसी मंदाकिनी की वजह से जो त्रासदी आई थी केदारनाथ में। कहां पे? केदारनाथ में। ठीक है, क्योंकि ये केदारनाथ के बिल्कुल साइड से होके ही निकल के जाती है। बात समझ में आ रही है? केदारनाथ के बिल्कुल साइड से ही होके निकल के जाती है। तो जब ये दोनों आपस में मिलती है तो इस प्रयाग को हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था, इसलिए ये क्या है? रौद्र प्रयाग। ठीक है, कर्ण ने पिंड दान किया भी था वास्तविक में, तो ये क्या है? पिंडार नदी। नंदाकिनी नदी मिल रही तो नंद प्रयाग। बात क्या बचा? क्या? धौली। ठीक है, आपने सुना होगा एक जो शायद गाना है, धौली धारो के वासी शिव कहला, तो वो इसी का सेंस है। वो धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्लियर है? तो ये इतना हमें पता होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो इस भागीरथी में एक भीलन गंगा आके यहाँ, सॉरी, इधर से एक भीलन गंगा आके यहां से मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक डैम बनाया गया है। इस डैम को हम बोलते हैं टिहरी डैम। याद रखना, टिहरी डैम अगर आपसे पूछे किस नदी पे बनाया गया है तो हमारी ये जो भागीरथी नदी इसका नाम ले लेना। ठीक है, टिहरी डैम किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर है? भागीरथी। और इस डैम के बनाने के बाद अभी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी कि इसका पानी बहुत पीछे तक फैल गया था, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल लेक बन गई है। ठीक है, तो टिहरी कृत्रिम झील भी इसी के किनारे है। ठीक है, ये बेसिकली गढ़वाल हिमालय का भाग है, इसीलिए इसको टिहरी गढ़वाल कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं है? कौन सा? वो प्रयागराज है जहां पे 3 नदियां मिल रही है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये बेसिकली देखो अब
और होच पोच करना है और ज्यादा पढ़ना है तो और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो हमारे काम की हम वही देखेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और ज्यादा से ज्यादा विष्णुप्रयाग पूछा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देवप्रयाग तो पता है कि जहां पे कौन सी अलकनंदा और भागीरथी मिलती। उसके बाद हमारी कौन सी नदी बन गई? गंगा बन गई। कौन सी बन गई? गंगा बन गई। तो गंगा बन गई, यहां तक सभी को पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं गंगा के आगे, जैसे गंगा किस तरह से बहती है इस पे आते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोगों को पता चल गया कि ये गंगा बन गई। ये क्या बन गई? गंगा। ये गंगा इसी तरह से, मतलब थोड़ा उल्टा बना हुआ है, ये गंगा इसी तरह से फ्लो होती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे? पश्चिम से पूर्व। इसी में आपका आ जाता है इलाहाबाद, काशी, वाराणसी, सब यहीं आ जाते हैं। ठीक है, कानपुर वगैरह सब कुछ इसी के किनारे आ जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में एक जगह है फरक्का। ये फरक्का कहां है? वेस्ट बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में फरक्का। ठीक है, वहां से ये दक्षिण में मुड़ जाती है। गंगा नदी वहां से किसमें कहां मुड़ जाती है? दक्षिण में। और किसमें? वितरिकाओं के रूप में। किसमें? वितरिकाओं के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में मुड़ जाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। कहां से? फरक्का से। कहां से? फरक्का, वेस्ट बंगाल से। तो वहां से इसकी जो एक स्ट्रीम भारत में जा रही है, इसको कह दिया जाता है हुगली। इसको क्या कह दिया जाता है? हुगली। ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इसको हम क्या कह देते हैं? हुगली। और जो बांग्लादेश की तरफ स्ट्रीम जा रही है, इसको हम क्या कह देते हैं? भागीरथी। क्या कह देते हैं? भागीरथी। क्या कह देते हैं? भागीरथी कह देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? इसको क्या कह देते हैं? भागीरथी कह देते हैं। ठीक है, अब ये जब भागीरथी, कौन सी? गंगा नदी। ये कौन सी है? गंगा नदी। लेकिन हमने पढ़ा है कि गंगा को तो बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। नहीं, ध्यान से समझना, देखो समझते जाना। ये भागीरथी जो है, इसका कुछ भाग भारत में भी फ्लो होता है, ऐसा नहीं कि पूरी बांग्लादेश में होती है। ठीक है, इधर से एक नदी आ रही है, मान लो ये आपका बांग्लादेश है। ये क्या है? ये बांग्लादेश है। ये इधर से एक नदी आ रही है, इस नदी के यहां पे मिलने पे, इस नदी को हम कहते हैं जमुना नदी। क्या कहते हैं? जमुना। जिसको हम हमारे यहां पे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो ये जमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी? भागीरथी जो है, जमुना जो है वो किसमें मिल जाती है? भागीरथी में। वहीं से बांग्लादेश में, उसके बाद से इसका नाम पड़ता है पद्मा। नहीं, ये बात समझ में? ठीक है, तो बांग्लादेश में जब जमुना नदी भागीरथी से मिल जाती है, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है? पद्मा पड़ता है। और फिर पूरे बांग्लादेश में इसको किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा। लेकिन हम कह देते हैं कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? एक्चुअल फैक्ट क्या है? ठीक है, उसके बाद में ये नदी बिल्कुल आगे तक फ्लो होती है। उसके बाद में एक और नदी बांग्लादेश की इसमें आके मिल जाती है, जिसका नाम है मेघना। जिसका नाम क्या है? मेघना। मेघना नदी जब इसमें मिल जाती है, तो मेघना नदी के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा के नाम से नहीं गिरती है। किसके नाम से गिरती है? मेघना के नाम से। किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? गंगा। बेसिकली हमारे लिए क्या? गंगा। और यही फिर इसके आसपास इतने एरिया में क्या बना देती है? डेल्टा। ये भी इधर से डेल्टा बना देती है। तो ये ब्रह्मपुत्र यहां इससे आके मिल गई, और ये इधर गंगा इधर से जा रही है, तो ये इतना एक बहुत बड़ा विशाल डेल्टा का निर्माण कर देती है, जिसको हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जहां पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव पाए जाते हैं। आई होप सो इतनी बात सभी को समझ में। मैंग्रोव एक प्रकार के वन होते हैं। क्या होते हैं? वन होते हैं। जब मैं आपको वन पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि भारत में टैगा क्यों नहीं मिलते हैं। ठीक है, टैगा क्या होता है, सदाबहार पर्णपाती वन क्या होता है, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो कल हम जो है गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, एक 5-10 मिनट में वो कंप्लीट कर लेंगे। कल सारी नदियां कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भारत की प्रमुख झीलें हैं वो भी हम कंप्लीट करें। उसके बाद बांध और फिर विद्युत परियोजना, ये सारा एक टॉपिक हम 1-2 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आप सभी लोगों को रिवाइज करने में ये चीज हेल्प कर रही होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।